हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे BCS 011 का दिसंबर 2022 का सॉल्यूशन, ठीक है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 का बी नंबर, ठीक है। इससे पहले मैंने 1 का एक बनवा दिया है, तो आप लोग अगर डायरेक्ट इस पर आओ तो उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन। व्हाट इज़ मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर एंड वाई इट नीडेड? एक्सप्लेन ब्रीफली द वेरियस टाइप ऑफ मेन मेमोरी। तो इससे पूछ रहा है कि मेन मेमोरी क्या होता है और ये इसका ज़रूरत क्यों होता है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। रैम इज़ अ मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर। रैम जो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको ही बोलते हैं रैम, ठीक है। तो रैम इज़ द मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर, ठीक है। रैम को ही मेन मेमोरी कंप्यूटर बोलते हैं। इट ऑब्जेक्टिव इज़ टू स्टोर डेटा and application that are currently in use. It is like the computer short term memory, ठीक है। तो ये मैंने हल्का सा इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया है और अब देखिए इसको डिटेल में करेंगे। तो ऐसा समझिए रैम जो होता है ना वही होता है मेन मेमोरी, ठीक है। और इसका क्या होता है ना कि जो करेंट डेटा हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना उसको स्टोर करके रखना, ठीक है। पूरा हार्ड ड्राइव को ही स्टोर करके नहीं रखना, बस जो हम लोग करेंट एप्लीकेशन या जो डेटा यूज़ कर रहे हैं उसको स्टोर करके लिखना, ठीक है। ये मेमोरी कह सकते हैं ये शॉर्ट टर्म मेमोरी है, मतलब कि हम लोग को जिसका यूज़ है हम लोग इसको यूज़ किए, फिर उसका यूज़ ख़त्म तो वो हट जाएगा रैम से। तो ये होता है रैम, ठीक है, मेन मेमोरी। अब पूछा है कि इसका ज़रूरत क्या होता है। तो देखिए वाई इज़ इट नीडेड। देखिए मैंने लिखने का तरीका कैसे किया, पहले मैंने एक्सप्लेन किया, उसके बाद क्यों पूछ रहे हैं कि क्यों नीडेड है, तो मैंने उसको लिखा है, एक डॉट बना दिया वाई इज़ इट नीडेड, और उसके बाद मैंने उसका पॉइंट करके लिखा है। तो ये ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में आपको भी ऐसे ही लिखना है, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो देखिए वाई इज़ इट नीडेड, तो हम लोग मेन मेमोरी का क्यों, रैम का क्यों यूज़ करते हैं। तो पहला जो है सबसे इम्पॉर्टेंट वो होता है स्पीड, ठीक है। इट्स मच फास्टर फॉर द कंप्यूटर टू एक्सेस डेटा फ्रॉम रैम देन फ्रॉम स्टोरेज डिवाइस लाइक हार्ड ड्राइव्स, ठीक है। जैसा कि मैंने बोला था कि ये रैम क्या करता है, जो हम लोग करंट एप्लीकेशन करंट डेटा यूज़ कर रहे हैं उसको रखता है स्टोर करके, ठीक है। उसको बाकी और चीज़ों से मतलब नहीं है कि और कंप्यूटर में क्या क्या है, नहीं, वो बस हम लोग जो अभी यूज़ कर रहे हैं उसके लिए यूज़ करता है। तो ये सिंपल बात है, आप लोग भी समझ सकते हो कि अगर हम जो चीज़ मेरे को चाहिए और वही चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है तो मैं तो तुरंत यूज़ कर लूँगा, तो उससे मेरा क्या हो जाएगा, स्पीड बढ़ेगा, ठीक है। तो वही लिखे स्पीड, और ये उसका एक्सप्लेनेशन। इट मच फास्टर फॉर द कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर के लिए फास्टर होता है एक्सेस करना रैम से डेटा, ठीक है, ना कि हार्ड ड्राइव से। अगर कोई डेटा हम लोग स्टोर करें तो हार्ड ड्राइव में जाएंगे तो उसको वहाँ पे ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा डेटा चाहिए, है ना, कि अच्छा मेरे को ये वाला डेटा चाहिए, तो हार्ड ड्राइव में जाएगा पूरा सर्च करेगा, क्योंकि हार्ड ड्राइव में तो सभी डेटा होगा। अब वही अगर रैम में चाहिए तो रैम में तो वही करंट डेटा रहेगा, तो मैं तुरंत कर लूँगा। तो हो गया वो स्पीड। सेकेंड होता है मल्टीटास्किंग, ठीक है। रैम अलाउ अ कंप्यूटर टू रन मल्टीपल प्रोग्राम एट वंस। ईच प्रोग्राम गेट्स इट्स ओन स्पेस इन रैम टू वर्क। अब देखिए रैम क्या करता है ना, हम लोग कंप्यूटर को मल्टीटास्किंग करने के लिए कैपेबल कर देता है। यानी कि अब मेरे को मान लीजिए कोई काम करना है, ठीक है, एक कंपनी के लिए, दूसरा मुझे अपना काम करना है, तो मैं दोनों काम को कर सकता हूँ। और ये इस दोनों के लिए, मान लीजिए इस कंपनी के लिए जो मैं काम कर रहा हूँ इसके लिए मुझे कुछ डेटा चाहिए, तो उसका डेटा रैम स्टोर करके रखेगा। अब मान लीजिए मैं अपना कोई काम कर रहा हूँ तो उसका डेटा जो है वो रैम अलग से स्टोर करेगा, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग। तो इससे क्या होगा कि हम लोग मल्टीटास्किंग कर पाएंगे, ये वाला भी काम कर रहे हैं साथ में ये वाला भी काम कर रहे हैं, तो इससे हम लोग मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। तो वही दिखा है कि रैम करता है, अलाउ करता है कंप्यूटर को मल्टीपल प्रोग्राम करने के लिए एक ही टाइम पे। और क्या बोला है, ईच प्रोग्राम गेट्स इट्स ओन स्पेस इन रैम टू वर्क, ठीक है। यानी कि जितने भी प्रोग्राम होता है उसको अपना एक पर्सनल स्पेस मिलता है रैम में, ठीक है। उसके बाद देखिए थर्ड रैंडम एक्सेस, ठीक है। नीड में क्यों, रैंडम एक्सेस करने को मिल जाता है इसलिए। अब देखिए मेन मेमोरी अलाउ फॉर रैंडम एक्सेस, मीनिंग द CPU कैन एक्सेस एनी लोकेशन इन मेमोरी डायरेक्टली विदाउट हैविंग टू गो थ्रू डेटा सिक्वेंटली, ठीक है। रैंडम एक्सेस मतलब आप तो सिंपली समझ सकते हो कि मैं रैंडम कहीं से भी उठा सकता हूँ डेटा को, ठीक है, ना कि सीक्वेंस वाइज जाएगा। यानी कि पहले इसको देखो, अच्छा ये नहीं है, ठीक है, इसको इस पे गए ये भी नहीं है, इस पे गए ये भी नहीं है, इस पे गए ये भी नहीं है, इस पे गए, अच्छा हाँ इसकी ज़रूरत है। तो ये होता है सिक्वेंटली कि मैं पहला पे आया, दूसरा पे आया, तीसरा पे आया, चौथा पे आया, तब जाकर मेरे को पाँचवा पे मेरा काम का चीज़ मिला। लेकिन रैम क्या करता है, डायरेक्ट हम लोग
इसी 5वें पे आ सकते हैं कि मेरे को किसका ज़रूरत है, 5th नंबर का। चलो 5th नंबर को उठा लो। तो ये हो गया रैंडम एक्सेस का मतलब। तो वही दिखा है, बस मेन मेमोरी अलाउ फॉर रैंडम एक्सेस मीनिंग द सीपीयू कैन एक्सेस एनी लोकेशन। ठीक है, सीपीयू को जो भी लोकेशन चाहिए, जो भी मेमोरी चाहिए, वो डायरेक्ट वहीं पे जाके उसको उठा सकता है विदाउट हैविंग टू गो थ्रू डेटा सिक्वेंटली। उसको डेटा को लाइन बाय लाइन चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और डायरेक्ट वहाँ से जाके उठा सकता है। ये मेरा लिखने का तरीका है। देखिए मैंने बहुत ही सिंपल भाषा में लिखा है, आप इसको याद भी कर सकते हो आराम से, और नहीं तो मैं आपको जो समझा रहा हूँ आप एग्जाम में डिट्टो वैसे ही लिख के आ सकते हो। ठीक है, जो आप समझ रहे हो रैंडम एक्सेस के बारे में, स्पीड के बारे में, मल्टीटास्किंग के बारे में। ठीक है, अब देखिए हम लोग ये तो लिख दिया। उसके बाद पूछ रहा है एक्सप्लेन ब्रीफली द वेरियस टाइप ऑफ मेन मेमोरी। ठीक है, एक और बात मैंने इसके फर्स्ट वीडियो में बताया था इस प्लेलिस्ट के, अगर नहीं देखे हो तो ज़रूर देखिएगा, कि इसमें क्वेश्चन बहुत ही छोटे छोटे रहेंगे लेकिन इसमें बहुत कुछ पूछा रहेगा। जैसे यही क्वेश्चन को देख लीजिए, पहले मेन मेमोरी के बारे में पूछा, फिर पूछा कि वो ज़रूरी क्यों होता है। ठीक है, अब पूछ रहा है वेरियस टाइप ऑफ मेन मेमोरी। तो देखिए एक ही क्वेश्चन में आपसे 3 तरह का पूछ लिया मेन मेमोरी के बारे में। तो मैं यही बोल रहा था कि इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन रहेंगे और इसको लिखना अच्छे से पड़ेगा, तो इसमें लिखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसे ध्यान दीजिएगा मैं कैसे लिख रहा हूँ। तो अब देखिए हम लोग को पूछ रहा है कि टाइप, वेरियस टाइप। तो देखिए हम लोग यहाँ पे मैंने फिर से एक डॉट दिया, टाइप्स ऑफ मेन मेमोरी किया, उसके नीचे फिर ये दिया, और उसके नीचे से शुरू किया लिखना। तो आप लोग भी एग्जाम में ऐसे लिखिएगा। तो टाइप्स ऑफ मेन मेमोरी, तो पहला होता है डी रैम। ठीक है, डी रैम का मतलब डायनेमिक रैम का रैम। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये सिंपली हो गया। तो डी रैम क्या करता है, डी रैम इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मेन मेमोरी इन कंप्यूटर्स। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन होता है मेमोरी कंप्यूटर में। इट स्टोर्स डेटा एज इलेक्ट्रिकल चार्जेस इन कैपेसिटर एंड रिक्वायर कॉन्स्टेंट रिफ्रेशिंग टू मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी। ठीक है, तो ये रैम क्या करता है ना, ये इलेक्ट्रिक चार्ज करके ना कैपेसिटर में स्टोर करता है किसको, डेटा को, और इसको कांस्टेंट रिफ्रेशिंग चाहिए, यानी कि ये कांस्टेंट क्या करता है, इसको डेटा रिफ्रेश करके दो, वरना कि नहीं तो डेटा रिपीट हो सकता है या फिर डेटा खो सकता है। ठीक है, डेटा में कोई भी तरह का प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए इसको हमेशा रिफ्रेश करते रहो। ठीक है, यानी कि हमेशा इस डेटा को एक्टिव करते रहो, रिफ्रेश करते रहो, वरना डेटा खो सकता है। तो वही लिखा है कांस्टेंट रिफ्रेशिंग टू मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी। इट इज़ स्लोअर देन अदर टाइप्स। अब आप ही सोचिए कि अगर इसको बार बार, मेरे को कोई चीज़ है मैं इसको बार बार रिफ्रेश ही करना पड़ेगा, बार बार इसको रिफ्रेश करो, वरना डेटा इसका खो जाएगा या फिर इधर उधर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर तो ये स्लो हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इसको बार बार रिफ्रेश करो। तो इट इज़ स्लोअर देन अदर टाइप्स। मैंने बहुत ही एकदम अच्छे से लिखा है। ठीक है, इसको तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद होता है ये डी रैम हो गया, उसी के बाद होता है एस रैम। ठीक है, तो एस रैम का भी वही सेम होता है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक, ठीक है, ये डायनेमिक था, और ये रैम तो रैम ही है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो देखिए स्टैटिक क्या करता है, एस रैम इज़ फास्टर देन डी रैम बट मोर एक्सपेंसिव। ठीक है, जो ये एस रैम है ये फास्टर होता है डी रैम से, और पर ये एक्सपेंसिव भी होता है डी रैम के मुकाबले। इट यूजेस फ्लिप फ्लॉप्स टू स्टोर डेटा एंड इट डज नॉट नीड रिफ्रेशिंग विच मेक्स इट फास्टर। ठीक है, ये क्या करता है ना, फ्लिप फ्लॉप करके डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, यानी 0 1 के फॉर्म में स्टोर कर लेता है, और इसको कोई ज़रूरत नहीं होता है रिफ़्रेश करने का बार बार, कि डेटा को वापस रिस्टोर करो, फिर से रिफ़्रेश करो। तो इसमें हम लोग को एस रैम में रिफ़्रेशिंग की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए ये फास्ट हो जाता है डी रैम के मुकाबले। ठीक है, तो ये लिख दिया मैंने डी रैम और ये एस रैम। तो ये मैंने 2 टाइप बता दिया है, इसमें और भी बहुत तरह के टाइप होते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के लिए इतना काफ़ी है। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, 5 या 6 मार्क्स का, तो इतना काफ़ी है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर बी। आइए क्वेश्चन नंबर सी भी देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सी, वाई आर दी एरे यूज्ड इन प्रोग्रामिंग। ठीक है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल ऑफ 1 डायमेंशनल एरे। तो देखिए ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, मैंने इसमें अच्छे से समझा दिया है, आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से लिख सकते हो। तो पूछ रहा है वाई आर एरे यूज्ड इन प्रोग्रामिंग, तो एरे क्या होता है वो देख लेते हैं। एरे आर यूज्ड इन प्रोग्रामिंग टू स्टोर एंड मैनेज कलेक्शंस ऑफ डेटा ऑफ द सेम टाइप। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अंडर अ सिंगल आइडेंटिफायर।
तो एरे क्या करता है ना, एरे एक तरह का आप समझिए कि बॉक्स है, ठीक है, स्टोरेज डिवाइस है। और वो क्या करता है, एक ही तरह का सेम तरह का डेटा को स्टोर करके रखता है अपने में। ये ज़रूरत है, कलेक्शन ऑफ डेटा ऑफ द सेम टाइप, ठीक है। मान लीजिए कि आपके पास कोई इंटीजर इंट टाइप का है, यानी इंटीजर यानी कि 1 2 5 10 13 14 15, ठीक है, 500, तो आप उसके लिए एक बॉक्स बना सकते हो एरे, और उसको इंट टाइप का दे दोगे, ठीक है, और इसमें आप सारा नंबर डाल दोगे, ठीक है, 1 2 5 स्टोर करने के लिए। अब मान लीजिए मैं आपको स्टोर करने बोलता हूँ 1 2 7, उसके बाद ए, और उसके बाद बी, उसके बाद जेड, तो क्या आप इसको एक में स्टोर कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि ए 1 2 3 जो है वो तो इंटीजर है, लेकिन ये जो ए बी सी है ये सब कैरेक्टर है, कैरी है, तो हम लोग को ए बी सी के लिए अलग एरे बनाना पड़ेगा। तो बस वही लिखा हुआ यहाँ पे, टू स्टोर एंड मैनेज कलेक्शन ऑफ डेटा ऑफ द सेम टाइप अंडर अ सिंगल आइडेंटिफायर, ठीक है, एक नाम दे दिया उसको और एक ही में सबको स्टोर कर दिया। तो ये आप अपने हिसाब से अभी लिख सकते हो, या फिर सेम ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। दे प्रोवाइड्स सर्वल एडवांटेजेस सच एज इफिशिएंट डेटा ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यानी कि आप मान लीजिए एक ही तरह का डेटा स्टोर करके रखे हो तो आप अच्छे से उसको स्टोर करके रख पाओगे, है कि नहीं। तो वही है ईजी एक्सेस, ठीक है, ईजी एक्सेस भी कर पाओगे, क्योंकि आप में एक ही तरह का डेटा है, तो आपको जो भी चाहिए, आपको पता है कि अगर मेरे को इंटीजर वैल्यू चाहिए तो आपको ये इंट वाले में एरे में ही मिल जाएगा, आपको और कहीं देखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ईजी एक्सेस एंड द एबिलिटी टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन डेटा एलिमेंट इन अ स्ट्रक्चर मैनर, ठीक है। और हम लोग के पास ये भी एबिलिटी रहता है कि हम लोग कोई भी अगर मान लीजिए ऑपरेशन करने बोलेगा तो हम लोग उसको स्ट्रक्चर मैनर में कर सकते हैं। मान लीजिए एक हम लोग के पास एरे है, इसमें वैल्यू है 1 5 7 9 10, तो हम लोग को मान लीजिए बोलेगा कि 5 को ढूंढ के लाओ, तो हम लोग तुरंत इसमें एरे में एक लूप चलाएंगे और तुरंत इस 5 को ढूंढ लेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग को कोई ऑपरेशन करने बोलेगा डेटा एलिमेंट में तो हम लोग वो भी कर सकते हैं एक स्ट्रक्चर मैनर में। तो ये हो गया एरे का पूरा डेफिनेशन। अब बोल रहा है कि एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ वन डायमेंशनल एरे, तो बस वन डायमेंशनल एरे हम लोग बना देंगे। देखिए एरे होता है 2 टाइप का, 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल। सिंपल समझिए, 1 डायमेंशनल को करने के लिए हम लोग ये देखिए, ये इंट है, ठीक है, ये इंट हो गया, ये हो गया डेटा का टाइप, कौन सा टाइप का है ये हो गया एरे जो लिखा हुआ है ARR, ये हो गया एरे का नेम, और ये जो दिया हुआ है बॉक्स के अंदर 5, ये हो गया एरे का साइज़, ठीक है। आप यहाँ पे एरे का साइज़ दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये एरे का साइज़ दिया हुआ है 5 इक्वल टू ये जो वैल्यू दिया हुआ है ये इसका एरे का वैल्यू है, यानी कि 1 3 5 7 और 9, ये हो गया एरे का वैल्यू। इस एरे में कौन सा वैल्यू स्टोर है, ये वैल्यू स्टोर है, और ये कितना वैल्यू है, देखिए 1 2 3 4 5, अगर ये साइज़ 5 दिया है तो इसमें 5 ही वैल्यू स्टोर हो सकता है, ठीक है। और यही अगर 2 डायमेंशनल बना होता तो ये बॉक्स जो होता है यहाँ पे एक और बॉक्स बन जाता, ठीक है, लेकिन वो छोड़िए, 1 डायमेंशनल बोल रहा है तो हम लोग ये देख लेते हैं। ये हम लोग इनिशलाइज कर दिए एरे को, ठीक है। अब हम लोग को इस एरे का एलिमेंट को प्रिंट करना है। सिंपल एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, बोल रहा है एक्सप्लेन करने के लिए एग्जांपल से, तो इसलिए हम लोग एग्जांपल दे रहे हैं। तो ये मैंने एक एरे दे दिया। अब क्या किया है, सी आउट, ये C++ का प्रोग्राम है, सी आउट, तो इसको ऐसे लिखते हैं, द एरे एलिमेंट्स आर, ठीक है, आप लोग C+ जानते होंगे, तो इसमें सी आउट करने के लिए ऐसे लिखते हैं। ये वैल्यू प्रिंट होगा यूज़र के लिए। ये बंद किए, लूप चला दिए, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 5 साइज़ है इसलिए इस एरे पे लूप चला रहे हैं बोला। तो 0 से शुरू किया, पता है ना इसका इंडेक्स 0 से शुरू होता है, ये 0 1 2 3 4, तो इसलिए 0 से शुरू किए 5 तक जाएगा, i++ होगा, और क्या करो, सी आउट कर दो एरे ऑफ i, ARR ऑफ i, यानी कि i 0, ARR ऑफ 0, ARR ऑफ 0 पे कौन सा वैल्यू है, ये 0 इंडेक्स है, तो 0 पे कौन सा वैल्यू है 1, तो 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर ये होता है ब्रेक के लिए, यहाँ पे जो लाइन दिख रहा है ना इसके लिए, ठीक है, स्पेस के लिए, वरना सब एक साथ हो जाएगा 1 3 5 7 9, ये स्पेस के लिए सिंपल, ठीक है। फिर ये i बढ़ेगा तो i 1 हो जाएगा, तो एरे ऑफ 1 पे कौन सा वैल्यू है 3, इसी तरह 2 पे 5 हो जाएगा, फिर 7, फिर 9, तो हम लोग का प्रिंट ऐसे हो जाएगा, द एरे एलिमेंट, पहले ये वाला द एरे एलिमेंट आर, और उसके बाद ये लूप चलेगा और ये 1 3 5 7 9 प्रिंट हो जाएगा। ये सिंपल एग्जांपल था 1 डायमेंशनल एरे का, ये इसका इनिशलाइज कर दिया हम लोग। तो यही था 1 का C नंबर क्वेश्चन। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, आशा करते हैं मतलब वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आ गया तो लाइक कर दीजिए, ठीक है, और एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा इस वीडियो पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।